हमने ये पढ़ा था राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता के बारे में पढ़ा हमने 58वें अनुच्छेद 58 में। हमने पढ़ा पद के बारे में, पद का लिखा था लेख 52 में। कल हमने थोड़ा सा इतना पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख था 55 में। फिर हमने पढ़ा एक निर्वाचक मंडल कि कौन भाग लेता है या कौन चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख था 54 में। हमने यहाँ तक की बात की थी, तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे कल यही से स्टॉप किया था हमने निर्वाचन प्रक्रिया, इसी को आगे चलेंगे पर। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 55 में, अनुच्छेद 55 में। और निर्वाचन प्रक्रिया का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति ये है। इसकी एक सीधी लाइन है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। इसके माध्यम से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम तीनों चीजों को अलग अलग समझेंगे, अलग अलग इनका अर्थ समझेंगे ताकि हमें समझ में आएगा। और कल हमने ये बात की है कि किसी भी देश में चुनाव करवाने के लिए चुनाव की दो ही प्रक्रिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान या एकल संक्रमणीय हस्तांतरण गुप्त मतदान पद्धति। पहली बात करेंगे इसकी। जो एकल संक्रमणीय है इसका अर्थ होता है वरीयता के आधार पर वोट देना। वरीयता के आधार पर वोट या मतदान देना, इसका अर्थ होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति का अर्थ इतने एक से छोटी से शब्द का अर्थ होता है वरीयता के क्रम में या वरीयता के आधार पर वोट देना। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, वोट देते हैं इसको, इनको जो भी वोट देते हैं, वोट देने वाले किसी एक उम्मीदवार को ही नहीं लेते हैं। जैसे मान लो 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो देने वाले लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य किसी एक उम्मीदवार को ही वोट नहीं देके आते हैं, बल्कि वो सभी को वोट देकर आते हैं बारी बारी। जैसे सारणी बनाएंगे अपन लोग, ऐसे वरीयता के आधार पर वो सभी उम्मीदवारों को वोट देते आएंगे। किसी को प्रथम स्थान देना, किसी को द्वितीय स्थान देना, ऐसे। तो इसको बोलेंगे वरीयता के क्रम में वोट देना या वरीयता के आधार पर वोट देना, ये प्रक्रिया है। आगे बात करेंगे आनुपातिक। आगे शब्द लिखा हुआ है आनुपातिक। इस आनुपातिक शब्द का अर्थ होता है मतों का मूल्य निकालना। मतों का मूल्य निकालना। आनुपातिक पद्धति का अर्थ होता है मतों का मूल्य निकालना। किसके मतों का? कि जो वोट दे रहे हैं, वोट देने वाले जो व्यक्ति है, सदस्य है, उनके मतों का मूल्य निकालना है। और मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होगा, उसके माध्यम से हम निकालेंगे। तो आप पहले तो इतना समझें कि जो आनुपातिक शब्द है इसका सीधा सा अर्थ होता है मतों का मूल्य निकालना। हम मतों का मूल्य निकालेंगे एमपी, हम एमएलए, क्योंकि यही सदस्य तो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मतों का मूल्य निकालने के लिए हमें किसी एक एमएलए का, सबसे पहले तो ये देखो कि एमपी का मूल्य नहीं निकलेगा, पहले निकलेगा एमएलए का मूल्य। और एक राज्य की निकलेंगे, और एक राज्य के लिए पहले एक एमएलए का निकलेगा। एक एमएलए का निकलने के बाद उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस राज्य के सभी विधायकों का मूल्य निकल जाएगा, एमएलए का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन सभी राज्यों में करेंगे। उसके बाद एमपीओ का मूल्य निकालेंगे। एमपीओ का निकालने के लिए वैसे ही करेंगे। तो पहले तो आप ये समझो मतों का मूल्य निकालना, इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, अनुपातिक का। आगे इसका अर्थ समझेंगे, फिर इनको बारीकी से समझेंगे। आगे शब्द लिखा है गुप्त मतदान पद्धति। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो गुप्त रूप से होता है। जो मतदाता होते हैं, देने वाले एमएलए एमपी होते हैं, वो ये ऐसे नहीं करते कि मैंने इसको दिया, इसको अब दिखाते नहीं है, पारदर्शिता नहीं लाते हैं, वो गुप्त रूप से मतदान करते हैं। इन शब्दों का अर्थ ये है। अब हम निकालेंगे मतों का मूल्य कि किस तरह मतों का मूल्य निकाला जाता है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए मतों का मूल्य, इनको उठा देंगे। मतों का मूल्य निकालना।
और किन के निकालेंगे, एमएलए एमपी इनके निकालेंगे, क्योंकि ये तो है संसद के सदस्य और ये है विधानसभाओं के सदस्य। ये विधानसभाओं के सदस्य हैं और ये है संसद के सदस्य, इनके निकालेंगे। पहले हमें एक एमएलए का निकालना पड़ेगा, एमपीओ का नहीं निकलेगा, पहले हमें एमएलए का निकालना पड़ेगा और वो एक एमएलए का निकलेगा पहले। और एमएलए का मूल्य निकालने के लिए मतलब एक एमएलए का मूल्य निकालना है हमें, एक का निकलेगा, सबका नहीं निकल सकता, सबका एक साथ नहीं आएगा, एक एमएलए का मूल्य निकालना है। इसके लिए एक सूत्र होगा। सूत्र क्या होगा, आप जिस भी राज्य से निकालोगे, जैसे मान लो राजस्थान के विधायकों का निकालना है आपको, ठीक है, सूत्र क्या होगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, और बट्टे में लगाओगे आप उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, इधर लगाओगे मल्टीप्लाई 1/1000। ये सूत्र होगा। ये सिर्फ एक एमएलए का मूल्य निकालने के लिए ही है। आप थोड़ा सा ये याद रखना, या उस राज्य की लगाना जिस राज्य के विधायकों का एमएलए का मूल्य निकालना है। राजस्थान का निकालना है तो राजस्थान की जनसंख्या लगाओगे, मध्य प्रदेश का निकालना है तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या ऊपर लिखोगे, कुल जनसंख्या, और मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या नीचे लगाओगे। यदि आपको गुजरात का निकालना है तो गुजरात की कुल जनसंख्या ऊपर लिखोगे, बट्टे में नीचे गुजरात की विधानसभा की सदस्य संख्या है वो नीचे लगाओगे, आगे लगाओगे आप गुणा 1/1000। इसके आधार पर आप एक मत का मूल्य निकाल सकते हैं, एक एमएलए का मूल्य निकाल सकते हैं सीधा सा कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा याद रखना, यहाँ जो आप जनसंख्या लगाओगे वो जनसंख्या आपको 1971 की लगानी है। आप यहाँ जनसंख्या लगाओगे वो जनसंख्या कब की लगानी है, 1971 की। ऐसा क्यों, ऐसा विवाद हुआ क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ऐसा, दक्षिण भारत की जनसंख्या जो नियंत्रण है इसमें सहयोग कर रहे हैं और उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे ज्यादा। इसलिए जब जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास मान लो 2011 के भी है, 2001 के भी, आप बोलेंगे कि सर आप 1971 की जनसंख्या के आंकड़े क्यों लगा रहे हैं, आप 2011 के क्यों नहीं लगा सकते, 2001 की जनसंख्या क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसलिए ये विवाद हुआ कि 1971 के समय दक्षिण भारत में जनसंख्या कम वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई, लेकिन उत्तरी भारत में ज्यादा, उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में कम और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत में ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लग गई। दक्षिण भारत के लोग विरोध करने लग गए क्योंकि इनका विधायकों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, मतों का मूल्य ज्यादा निकलेगा, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी तो मतों का मूल्य भी ज्यादा निकलेगा, तो शायद इससे उन लोगों का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए वो दक्षिण भारत के लोग विरोध कर रहे हैं कि एक तो हम राष्ट्र का कर्तव्य वही जनसंख्या नियंत्रण करनी है उसका पालन कर रहे हैं, और एक हमें यहाँ भी हमारी बात नहीं रखी जा रही, इसलिए हमने 1971 की जनसंख्या को बांध के रखते हैं, लगाते हैं। और ये कब तक रहेगी, 2026 तक। 2026 तक यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं तो इनमें जो जनसंख्या लगाओगी वो कौन सी आंकड़ी लगाओगी जनगणना की, 1971 की लगाओगी, ये याद रखना है। अब देखो नीचे कैसे, जैसे राजस्थान की निकालेंगे, यहाँ लगाओगे आप राजस्थान की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, और नीचे लगाओगे राजस्थान के विधायकों की संख्या, राजस्थान विधायक 200 है, 200 लगाओगे, आगे लगाओगे 1/1000। अब जो भी संख्या मिलेगी आपको वो संख्या से मल्टीप्लाई करोगे। आप ऐसे करोगे तो यहाँ हमारे पास एक एमएलए, राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य 129 आता है। राजस्थान में एक एमएलए के मत का मूल्य कितना आता है, 129। अब एक का निकल गया, एक का निकलने के बाद 129 मल्टीप्लाई 200 कुल संख्या थी, उनसे आगे आपको मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी संख्या आपके पास आएगी वो राजस्थान के सभी विधायकों की सदस्या, सभी विधायकों के मतों का मूल्य निकल जाएगा। दोबारा फिर समझेंगे सही तरीके से। हमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनके मतों का मूल्य निकालना है, और निकालेंगे कैसे, पहले हमें संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य नहीं निकाल सकते, हम पहले निकालेंगे विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य। जैसे मान लो 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में सभी में विधानसभा है,
विधानसभा, विधानसभा में सभी एमएलए हैं, इन सभी विधानसभाओं के सदस्यों का मत का मूल्य निकालना है और सबका 28 के 28 राज्यों का एक साथ नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा? पहले हमें एक राज्य का निकालना पड़ेगा। हमें एक राज्य में यदि जितने विधायक है उस विधानसभा की सदस्य संख्या है उन सबका भी एक साथ नहीं निकल सकता। पहले हमें एक एमएलए का निकालना पड़ेगा और एक एमएलए का जो मत का मूल्य आएगा उनसे कुल एमएलए से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो एक का 110 आया है और राजस्थान में मान लो 200 एमएलए है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे आएगा। यहाँ देखो सूत्र आता है एक एमएलए का मत का मूल्य निकाले, यानी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों का मत का मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या है? उस राज्य की जनसंख्या 1971 के आधार पर जिस भी राज्य की विधानसभा की निकालना है और उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या लिखनी है। आगे मल्टीप्लाई कर देना 1/1000 से कर देना, एक सीधा सा कहूंगा। अब इनसे हमें सभी, ये मान लो आप राजस्थान के विधायकों का मत का मूल्य निकालना है तो राजस्थान में सबका नहीं निकलेगा, पहले एक एमएलए का निकलेगा, एक एमएलए का निकलेगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य आता है 129 आता है। 129 से हम सबका निकालेंगे, सबका मतलब सभी राज्यों का नहीं, राजस्थान राज्य के विधायकों का। अब राजस्थान राज्य में विधायकों की संख्या, विधानसभा की सदस्य संख्या 200, तो आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी संख्या आएगी वो राजस्थान के सभी विधायकों के मतों का मूल्य आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अपन मान लो भारत में 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली और पुडुचेरी भाग ले रही है, वो भी भाग लेंगे, तो ऐसे सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, ऐसे सबका निकाल लेंगे, सबका अलग अलग आएगा। आप मेरे को खुद बताओगे क्या कि सभी विधायकों के मतों का मूल्य एक आएगा सभी राज्यों में या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि किसी राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, किसी में कम है, किसी राज्य में विधानसभाओं की सीट ज्यादा है, किसी में कम है, तो एमएलए का मतों का मूल्य भी अलग अलग आएगा। लेकिन सबका निकालेंगे, सबका निकालने के बाद हम सबको यहाँ जोड़ देंगे, टोटल होगा ना, टोटल एमएलए 28 राज्य और 2 दिल्ली पुडुचेरी है, उनके मतों का मूल्य निकाला आपने, उन सबको जोड़ देंगे यहाँ। इतना गए समझ में? आगे बात करें, और ये सब बात लिखी है हमारे 55 में। और ये याद रखना 1971 की जनसंख्या लगाएंगे 2026 तक। जैसे हमने एमएलए के मतों का मूल्य निकाला वैसे ही हम एमपी का निकालेंगे। एमपी के मतों का मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक वही बात है कि सभी का नहीं निकलेगा एक साथ, एक एमपी का निकलेगा। एमपी किसको बोलते हैं? संसद के सदस्य को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए किसको बोलते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक एमपी का निकालेंगे और एक एमपी का निकालने के लिए सूत्र होगा हमारे पास, ठीक वैसे नहीं, सूत्र थोड़ा अलग होगा। क्या होगा सूत्र? ये होगा सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बट्टे में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। वहाँ 1/10 जो 1000 लगाते वो ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सामान्य रहेगा, सीधा सा कहें तो, ठीक है ना। एक एमपी का मत का मूल्य निकालने के लिए, संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है। वो सूत्र ये है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य, आपने जो निकाला ना कि 28 राज्य हैं, 28 के सभी विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकाला, वो सारा जोड़ दो एक जगह, वो लिखेंगे। नीचे लगाओगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य संख्या। जैसे मान लो संसद में कितने 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? कुल तो है 545 और राज्यसभा में कितने हैं? 245। लेकिन लोकसभा में 2 सदस्य कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट। और राज्यसभा में कितने 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। यानी बात वही है, प्रेसिडेंट। और यहाँ कितने सदस्य निर्वाचित हो? 233 और यहाँ कितने होते हैं? 543। ये सदस्य नीचे लिखेंगे, 543 प्लस 233। कुल नहीं लिखना है, निर्वाचित। ये सब देखो, निर्वाचित सदस्य की संख्या, निर्वाचित तो 543 ये होते हैं, लोकसभा में 233 ये होते हैं। और ऊपर लगाओगे आप, ये 776 के आसपास आएंगे ना, ऊपर लगाओगे आप सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल्य, यानी सभी अपने जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य के
जो विधानसभा है और विधानसभा में जो एमएलए हैं उन सभी का आपने जो मतों का मूल्य निकाला सबका अलग लगाया, उनको आप जोड़ देंगे और जोड़ोगे, जो भी संख्या आपके पास आएगी वो यहाँ रखोगे और फिर जो संख्या मिलेगी वो 1 MP के मत का मूल्य निकल जाएगा। मात्र और मात्र किसका? 1 MP का निकलेगा। और ऐसे करने से हमारे पास 1 MP के मत का मूल्य हमारे पास मूल्य आता है 708। 1 MP का आता है। ठीक ऐसे अब सभी का निकालना है हमें, ये सभी का निकालना जरूरी है। सभी का निकालने के लिए हमें वही ठीक है 708 मल्टीप्लाई करोगे और ये कितने सदस्य थे? 543 और 233, 776 सदस्य हैं। इनसे आप क्या करोगे? भाग दे दोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे। जो संख्या आएगी वो सभी मतों एमपीओ के जो मत होंगे उनका क्या आएगा? मूल्य आएगा। ये होगा। ऐसे विधानसभा के और ऐसे एमपीओ की संसद के सदस्यों का मत का मूल्य निकाला जाता है और ये सब एक जगह होते हैं, इनको बोलते हैं मतों का मूल्य निकालना। इतना आ गया, आगे देखेंगे बात। और ये हमारी सभी बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 55 में लिखी हुई है। आगे बात करें, यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए, विवाद किससे संबंधित? चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, कौन? सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा? समाधान। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो इसका समाधान कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और आप मेरे से सवाल करेंगे कि सर क्या 28 राज्य हैं भारत में? क्या 28 राज्यों में जब प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के समय मान लीजिए कि कोई राज्य विधानसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होंगे? मान लीजिए क्या लोकसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होंगे? या मान लीजिए 28 राज्यों में से 20 राज्यों में विधानसभा संचालित है और 8 राज्यों में विधानसभा भंग है तो क्या चुनाव नहीं होंगे? या मान लीजिए राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 विधायकों में से 2 सीट खाली है, चुनाव के समय 2 सीट क्या है? खाली है, तो क्या प्रेसिडेंट के चुनाव रुक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान साफ साफ शब्दों में कहता है कि भले ही राष्ट्रपति के चुनाव के समय हमारे राज्य में कोई सी ही विधानसभा भंग हो, इसके अलावा कोई सीट निर्वाचित सीट या सदस्य पद खाली हो, यहाँ तक कि चाहे लोकसभा का पद लोकसभा खाली रहे, भंग रहे, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं, चुनाव होगा। और ये बात हमारे 71 में लिखी हुई है। हाँ, राज्यसभा है, राज्यसभा कर देंगे 28 में से मान लो 20 राज्य कर देंगे। चलो सर 28 के 28 राज्यों ही विधानसभा भंग हो जाए तो भी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा है और क्या है? राज्यसभा। सर राज्यसभा भी बने, लोकसभा भंग हो जाए, ठीक है, अगला सदन हमारे पास अभी भी है, राज्यसभा के सदस्य इसका क्या कर देंगे? चुनाव। और चुनाव होगा, रुकेगा नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ। और चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा और ये बात भी हमारे अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। इसके अलावा चुनाव हो जाए, चुनाव हो जाने के बाद कोई व्यक्ति चुनाव से संबंधित कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल रहा है, याचिका कौन डाल सकता है? प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित वही व्यक्ति डाल सकता है जो चुनाव में भाग ले रहा है। अब आप और हम तो नहीं ले रहे हैं, एमएलए एमपी लेते हैं, इसलिए याचिका डाल सकते हैं, लेकिन ये चुनाव के ठीक 30 दिन के अंदर ही क्या डालेंगे? याचिका। इसके बाद मान्य होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट इसका क्या कर सकता है? याचिका के ऊपर अपना सलाह मशविरा समाधान करने के लिए कार्य कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के ऊपर कार्य करने के लिए, समाधान करने के लिए एक संवैधानिक पीठ की स्थापना करेगा। संवैधानिक पीठ हम उसे बोलते हैं कि संविधान की व्याख्या करने से संबंधित हो, जिसमें से 4 या 5 7 न्यायाधीशों की एक बेंच होती है, एक सभा गठित की जाती है, उस सभा के द्वारा जो फैसला दिया जाता है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट मानता है, वही न्यायाधीश करते हैं। और वो जो 4-5 सदस्यों की जो 5-7 सदस्यों की जो संविधान ब्रांच या बेंच स्थापित की गई है, हम उसी को क्या बोल देते हैं? संवैधानिक पीठ के नाम से जानने लग जाते हैं। आ गया इतना समझ में? आगे बात करें, एक चीज और ध्यान देना, राष्ट्रपति के चुनाव में ओनली फॉर निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत कोई सदस्य भाग नहीं लेता है। जैसे मान लो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भाग नहीं लेंगे। सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ऐसा क्यों सुना सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा की, राज्यसभा के कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, शामिल नहीं होते हैं? मनोनीत सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। लेकिन
ये मनोनीत सदस्य भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई महाभियोग जैसी याचिका जाए, महाभियोग जैसा अभिकरण जाए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, उस समय संसद में वो महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है, विधेयक पारित होता है, उस समय ये मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय नहीं लेंगे। महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ में मत देना या समर्थन देना, उसके समय ये क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन चुनाव में नहीं लेंगे। आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की शपथ। प्रेसिडेंट को शपथ। शपथ का उल्लेख रखा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को। शपथ दिलाएगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश न रहे तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। क्या ये बात हमारे संविधान में लिखी हुई है कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न हो तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। ये बात लिखी हुई? यस, हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते समय सीजेआई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश उसको क्या दिला सकता है? शपथ दिला सकता है। शपथ किसकी दिलाई जाती है? उसको अपने पद की, संविधान के नियमों का पालन करना, अतिक्रमण नहीं करना और मानव कल्याण की, कि मानव का कल्याण करना है, देश की रक्षा करना है, इसकी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई बोलते हैं अपन लोगों को। सीजेआई न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ये बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है। आगे सुनो, इसके बाद क्या दोबारा कोई व्यक्ति बन सकता है राष्ट्रपति? एक बार बनने के बाद, एक बार निर्वाचित होने के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। कार्यकाल के बाद क्या दोबारा बन सकता है? वो बात भी करेंगे। यही थोड़ा सुन लो। कार्यकाल, कार्यकाल है राष्ट्रपति का 5 वर्ष। कितने हैं? 5 वर्ष। और 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष में 6 महीने कम रहेंगे, इससे पहले अगले चुनावों की तैयारी कर लेते हैं। अगले चुनावों की तैयारी कौन करेगा? वही इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग तैयारी करना शुरू कर देता है। क्या 5 वर्ष से पहले नहीं हटा सकते राष्ट्रपति को? यस, हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है और वो एक लंबी प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग प्रक्रिया, जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति खुद अपने कार्यकाल से पहले शपथ त्याग पत्र रिजाइन नहीं दे सकता है? दे सकता है, लेकिन शपथ कौन दिलाया है? सीजेआई। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। शपथ को और दिला रहा है, त्याग पत्र किसी और को देगा, रिजाइन। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा तो आप ये देखिए संसद, और संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब सीधा सीधा सा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे रहा है। इसका मतलब राज्यसभा के सदस्यों को पहले से परिचित है, पहले से पता है कि भाई हमारे राष्ट्रपति त्याग पत्र दे रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति या लोकसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना पहुंचाएंगे कि हमारे देश का सर्वोच्च जो पद है वो खाली होने जा रहा है। ये सूचना यहाँ पहुंचाएंगे। यहाँ तो पहले से पता है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ से ही सूचना यहाँ पहुंचाई जाएगी। इतना गया। आगे देखेंगे, त्याग पत्र हो गया, कार्यकाल हो गया। यदि कार्यकाल से पहले मान लो किसी राष्ट्रपति का पद पर रहते मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मृत्यु होगी तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट वो पद धारण कर लेता है कार्यवाहक के रूप में। सर वाइस प्रेसिडेंट भी न हो तो, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है वो राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है। सीधा सा कहूंगा कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, नहीं रहता। ये सर्वोच्च क्या है? पद है। आगे बात करें अनुच्छेद 56 में लिखा है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद, कार्यकाल होने के बाद दोबारा वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति, यानी पुनः राष्ट्रपति उम्मीदवार के
रूप में योग्य है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो बस एक बार ही रहेगा, नहीं, बार बार बन सकता उम्मीदवार, खड़ा हो सकता उम्मीदवार के रूप में। ऐसा है कि हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति एक बार प्रधान में, कोई भी राष्ट्रपति एक बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है। अगला ऑप्शन, संविधान इस संदर्भ में मौन है, तो कौन सा आंसर आएगा? मौन नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी ही बार बन सकता है, ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार हमारे क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। छप्पन में कार्यकाल था और ये लिखा हुआ, सॉरी 57 में, कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। और जो कार्यकाल मैंने पीछे समझाया वो लिखा हुआ है 56 में। बात करेंगे 58 में हमने योग्यताएं कर ही ली है, कल ही किया था। बात करेंगे 59 में पद की सेवा शर्त है। 60 में शपथ का उल्लेख है, जो भी कर लिया हमने शपथ। आएगा 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाया जाता है। और इस महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन ला सकता है महाभियोग? आप और हम नहीं ला सकते हैं, संसद के सदस्य ला सकते हैं। विधानसभा के सदस्य भी नहीं ला सकते, संसद के। और संसद के चाहे तो वो लोकसभा की ला सकते हैं, चाहे तो वो राज्यसभा की ला सकते हैं। जैसे मान लो ये संसद है और संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। महाभियोग जो प्रस्ताव है वो क्यों लाया जाएगा? पहली बात तो राष्ट्रपति के ऊपर इसलिए कि वो संविधान के नियमों का दुरुपयोग किया है, संविधान का अतिक्रमण किया। इस आधार पर मान लीजिए लोकसभा में लाया जा रहा है, तो लाने से पहले लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य सहमति देंगे, समर्थन देंगे। लोकसभा में रखने से पहले प्रस्ताव के ऊपर लोकसभा के उस सदन के जिस सदन से लाया जा रहा है 1/4 सदस्य सहमति देंगे। इसके बाद लोकसभा में रख दिया गया। लोकसभा में रखने के बाद 14 दिन के अंदर, मतलब इसको लोकसभा में इस महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने से 14 दिन पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष पहले वो प्रेसिडेंट को सूचना देंगे कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया है। चर्चा करने से पहले 14 दिन पहले। और जैसे वो अपने क्यों देंगे सूचना? ताकि वो अपना पक्ष रख सके। खुद तो कौन आएगा? अपना पक्ष रख सके, अपने किसी व्यक्ति को भेज सके, वकील को भेज सके। इसलिए आगे सुनो, लोकसभा में रखा गया है। लोकसभा में रखने के बाद लोकसभा के कुल जो सदस्य उसका 2/3 बहुमत यदि से पारित कर देता है तो ये प्रस्ताव अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में यदि इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ये समझो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए राज्यसभा पारित न करे तो प्रस्ताव खारिज हो गया। राज्यसभा न पारित करे तो खारिज हो जाए, क्योंकि दोनों को इक्वल शक्तियां प्राप्त हैं। महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर दोनों को सम्मान, लोकसभा में भी राज्यसभा में। और ये प्रस्ताव चाहे तो लोकसभा ला सकती है, चाहे तो राज्यसभा, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। दोनों सदनों से ये पारित होगा तो ही महाभियोग प्रस्ताव क्या माना जाएगा? पारित। और उस दिन से हमारे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति पद न छोड़े तो मर्जी से थोड़ी राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। और ठीक 6 महीने के अंदर नई क्या करवानी पड़ेगी? चुनाव। और जब तक नए चुनाव नहीं होती तब तक वो पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा, लेकिन पद खाली माना जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति के जो खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है इसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। अर्धन्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि इस समय लोकसभा के पास या संसद के पास, राज्यसभा के पास बहुत सी न्यायिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह है महाभियोग प्रस्ताव। कहीं देखते हैं कि उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत, ऐसा नहीं, उस सदन के 2/3 सदस्य और इसके भी कितने 2/3 सदस्य पारित कर देंगे तो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा।
इनके बाद बात करें तो जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बन रहा है, उम्मीदवार है, राष्ट्रपति उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार बनने से पहले 15,000 रुपए जमा करवाएगा आरबीआई में। इसके अलावा उम्मीदवार की 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। यानी जो एमपी और एमएलए ये भाग लेते हैं, इनमें से कोई भी 50 तो प्रस्तावक होंगे और 50 दूसरे अनुमोदक होंगे, और जो ये व्यक्ति एक उम्मीदवार का प्रस्तावक और अनुमोदक हो गए, वो किसी दूसरे राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावक भी नहीं हो सकते हैं और अनुमोदक भी नहीं हो सकते, और वो उम्मीदवार 15,000 रुपए जमा करवाएगा फंड के रूप में। और यदि कुल जब चुनाव होंगे, चुनाव में कुल मतों का 1/6 भाग या 1/6% प्राप्त नहीं करता है, तो ये 15,000 रुपए क्या मान ले जाएंगे, जब्त मान ले। आप बोलेंगे सर कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास चले जाएंगे। ये है हमारे राष्ट्रपति के बारे में मुख्य बातें, और बाकी हम करेंगे अगले अध्याय में। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।